हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एसपीएल स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ क्लास कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो कि क्लास का टाइमिंग 5 बजे आपको देखने को मिलता है। और ये मैथ किस वर्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो या यदि आप वर्ग 1 to 5 की भी तैयारी कर रहे हैं, या 6 to 8 के लिए, या 9 10 के लिए, किसी भी वर्ग के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें सभी हाई डिफिकल्ट लेवल तक को क्वेश्चन बताया जाता है, जो कि आपको 9 10 के लिए भी बेनिफिशियल होता है। और अब ये है कि अगर हाई लेवल तक आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो लो लेवल का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई तो बड़ी गेंद की त्रिज्या बोला है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मेरे पास 4 सेंटीमीटर व्यास वाले कोई गोलाकार आकृति का गेंदा है और उसी 8 को पिघलाकर एक बड़ा बॉल बना रहे। क्या कर रहे? उसी को पिघलाकर एक बड़ा बॉल बना रहे। मेरे पास 8 छोटे छोटे गोले के बॉल है बोल सकते हैं, जिसका व्यास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर का व्यास है। इसी को पिघलाकर क्या कर रहे हैं, तो एक ये सभी को पिघलाकर एक इससे बड़े बॉल का निर्माण कर रहे हैं। जब ये सभी को पिघलाकर एक बड़ा बॉल का निर्माण करेंगे तो इस गोलाकार आकृति का त्रिज्या क्या होगा बताना है। जब एक आकृति को दूसरे आकृति में बदलते हैं तब बार बार ये चीज़ें हम बताते आ रहे हैं कि ये इसका आयतन जो होता है क्या होता है, समान होते हैं। तो ये 8 गोला है, तो अगर 8 गोले का जो आयतन होगा तो ये बड़े वाले गोले के आयतन के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। तो 8 गोले का आयतन अलग अलग निकाल कर जोड़ने से अच्छा क्या है, उसका तरीका क्या है कि हम एक का आयतन निकालें, उसमें 8 से गुना कर देंगे तो ये 8 गोले का आयतन निकल जाएगा। यहाँ पर बता सकते हैं 8 गुने 1 छोटे गोले का आयतन, गोले का आयतन जो कि बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के। बड़े गेंद लिखा था, गेंद ही यूज करेंगे, गोला नहीं लिखे, यहाँ पर गेंद यूज कर सकते हैं। बड़े गेंद का आयतन, ये दोनों आयतन क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। तो छोटे गोले का जो आयतन होगा, आयतन का गेंद होता है तो गेंद गोलाकार ही होता है। और गोले का आयतन सभी को पता भी होगा कि गोले का आयतन कितना होता है। पहले 8 है तो 8 लिख लिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखा देते हैं। और ये जो बड़े गोले है उसका आयतन भी वही होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू के बराबर होगा। सबसे पहले ये चीज़, ये जो टर्म है क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ये गुना में तक कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 8 आर का क्यू बचेगा। आर का क्यू यहाँ पर ये व्यास दिया हुआ है, सभी को पता होना चाहिए कि छोटे गोले का व्यास दिया, छोटे गेंद का व्यास दिया हुआ है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, मतलब 2 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बराबर में इधर क्या हो गया, आर क्यू हो गया। अगर हमको आर का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो क्यूब रूट यहाँ पर 8 का क्यूब रूट सभी को पता होगा कि 2 होगा, 2 के पावर 3 है। 3 का मतलब ही होता है 2 को 3 बार लिखना, मतलब 2 एक और बाहर निकल जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर जो आया त्रिज्या आया। आप क्वेश्चन में बड़े गेंद का त्रिज्या ही पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको बस यही चीज़ें ध्यान देना है, कभी भी एक आकृति को दूसरे आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। 8 को छोटे छोटे आकृति था, 8 को छोटे छोटे गोले थे जिनको पिघलाकर एक बड़े गोले का निर्माण किया गया। तो दोनों का आयतन जो वॉल्यूम होगा वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब 8 छोटे गोले का आयतन निकालना है तो किसी एक गोले का निकाल कर 8 से गुना कर देंगे तो 8 का निकल जाता है। 6 का निकालना रहता था 6 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे 8 का बात हो रहा था 8 से गुना कर दिए। और हमको पता है गोलाकार आकृति है, बॉल कैसा आकृति होता है, बॉल का आकृति गोलाकार होता है। और गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। बस यहाँ पर वही चीज़ कॉन्सेप्ट अप्लाई किए और यहाँ से आंसर निकल के आ गया। और त्रिज्या हमको बोला था। हाँ, कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालते टाइम इस बात को ध्यान में रखें
कि जो मान दिया हुआ है उस पर यूनिट ध्यान रखें कि किस मात्रा में दिया हुआ है। यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और सेंटीमीटर में ही आंसर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, इसको कभी बहुत लोग कंफ्यूज होकर यहाँ पर त्रिज्या की जगह रख देते हैं तो उससे भी गलत आंसर आने के चांसेस बन जाता है। अगर डायरेक्ट यहाँ पर त्रिज्या की जगह रख देंगे तो ऑप्शन 8 भी दिया हुआ है जो कि 8 इसमें आएगा तो गलत आंसर आ जाएगा। इस सब बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है यदि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों का क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, और क्रय मूल्य को हम लोग सीपी के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ बात की जाए जितना 9 संतरे का विक्रय मूल्य है वो 12 संतरे जितना में खरीदा जा रहा है उतना में 9 संतरे बेचा जा रहा है, तो मतलब सेम प्राइस का बात हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 का एसपी जो है बराबर है 12 के सीपी के। 9 का एसपी बराबर है 12 के सीपी के। सिंपल है, या तो सीपी बटे एसपी का रेशियो ले लेते हैं या एसपी बटे सीपी का रेशियो ले लेते, किसी का भी रेशियो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रेशियो से आसानी से परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगर एसपी बटे सीपी का रेशियो लेते हैं, एसपी बटे सीपी का रेशियो कितना आएगा? सीपी इधर भाग में आएगा, गुना में है 12 का 12 ही रहेगा, और इधर से ये इधर भाग में जाएगा तो 9 इधर आ जाएगा। तो ये एसपी बटे सीपी का रेशियो हो गया। बेसिकली हमको निकालना क्या है? लाभ या हानि का प्रतिशत, लाभ का। अब ऐसा है यहाँ पर देख सकते हैं सीपी, अब रेशियो जो है डायरेक्ट उसको रेशियो में ही सीपी का मान कितना है? 12 है, और एसपी का मान 12 है, और सीपी का मान कितना है? 9 है। तो रेशियो देख कर पता चल रहा है सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, मतलब लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ है? सीपी 9 है और एसपी 12 है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 3 का ही ना। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, मतलब 3 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तरीका क्या होता है? ऊपर में लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर में लाभ लिखते, तो लाभ कितने का हो रहा है? 3 का। और लाभ किस पर निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं। तो बट्टे में क्या होगा? सीपी होगा। सीपी कितना है? 9 है, तो बट्टे क्या हो गया? 9। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला सभी को पता होगा, लाभ बट्टे सीपी होता है, गुने क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो बस वहीं पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 3 से 9 यहाँ पर 3 मरतबे कट जाएगा। यहाँ पर 100/3% निकल के आ रहा है आंसर। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे 100/3 नहीं है, यहाँ पर पूर्णांक में दिया हुआ है। तो 100/3 को पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 100 को 3 से भाग करेंगे तो कितना? 33 बार में जाएगा। 3 3 के 9, 3 3 के 9, और एक शेषफल को हमेशा ऊपर में लिखते हैं, बट्टे में 3 नीचे जो रहता है वही लिखाता है। तो 33 पूर्णांक 1/3 आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर वही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर शुरू करेंगे तो उससे आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सिंपल यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर वर्ग है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। अब ये 10 क्लास का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं 2 समरूप त्रिभुज के बारे में, तब जाके इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 2 समरूप त्रिभुज, जब 2 समरूप त्रिभुज रहेगा तो उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले 2 समरूप त्रिभुज हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये ABC एक समरूप त्रिभुज है, दूसरा एक DEF एक समरूप त्रिभुज है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस सिंपली हम बताना चाहते हैं एक बार कॉन्सेप्ट। और अगर इस पर हम एक लंब डाल दें M, और इस पर एक लंब डाल दें N, ठीक है। तो पहले अगर ये दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और दोनों त्रिभुज समरूप होता है, तो जो इसके क्षेत्रफल एरिया को लिखा जाता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, दोनों का अनुपात जो होता है, देखो समरूप
ए बी के साथ कौन है, डी। समरूप जिसके साथ होता है उसी का अनुपात बराबर होता है, स्क्वायर का अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए बी लिखते हैं, तो ए बी का स्क्वायर बटे में क्या होगा, डी का स्क्वायर। सारे भुजाओं का वर्गों के अनुपात के बराबर। अगर बी सी लेते हैं, बी सी का स्क्वायर बटे में डी एफ के स्क्वायर। अगर यहाँ पर ए सी बच रहा है भुजा, ए सी लेते हैं तो यहाँ पर अंत वाला है तो यहाँ पर भी अंत वाला लिखाएगा बटे में डी एफ के स्क्वायर। या जो लंब डाला गया है उसका भी स्क्वायर का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है कि यहाँ पे क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। तो जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ऊंचाई का अनुपात निकालना है तो इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर है ना, तो इसका इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वही उसका अनुपात हो जाएगा। तो अगर ऊंचाई का अनुपात निकालना है तो 81 का रूट बटे 49 का रूट ले लेना है, सिंपल करना है। अगर वही ऊंचाई का अनुपात दिया रहता, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना रहता तो हम लोग स्क्वायर कर देते, तो इसका अनुपात वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा। तो 9:7 आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है। फिर से एक बार सुनिएगा, अगर यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात दिया रहेगा, अगर यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात दिया रहेगा तो ऊंचाई का अनुपात दिया रहेगा तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसका क्या, ऊंचाई का अनुपात निकल जाएगा। ऊंचाई का अनुपात पूछे या एक और कॉन्सेप्ट आता है या माध्यिका का अनुपात पूछे, माध्यिका का भी अनुपात बराबर होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये भुजा का, माध्यिका का, ऊंचाई का किसी का भी अनुपात पूछे, उसका अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है रूट ले लेना है, या ऊंचाई या किसी भुजा का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देना है। बस यही कॉन्सेप्ट लगता है और ये 10 क्लास के बोर्ड में भी पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार। तो देखो, अर्धगोला, गोला का जो आधा पार्ट होता है उसको हम अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोला का भी आकृति अगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अर्धगोला है, यही इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है, गोला को जब किसी भी गेंद को काटेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट होगा यही इसका आधार कहलाता है। अगर शंकु बनाते हैं, शंकु जिसमें हम लोग इसको कोन भी कहते हैं, जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं उसी का आकृति होता है। तो शंकु का आकृति कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, इसका आधार ये होता है। रोचक बात क्या है इसमें, जो इसका आधार का जो त्रिज्या होता है, जो आधार का त्रिज्या होता है, यही इसका अर्धगोले का ऊंचाई भी होता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों के दोनों समान होंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि जो इसका आधार है वही सेम आधार का ये भी है। दोनों का आधार बोला है ना कि अर्धगोले और शंकु का जो आधार है वो बराबर है। मतलब इसका जो त्रिज्या r है आधार का, इसका भी त्रिज्या क्या होगा, r होगा। अब साथ में ये भी बोल दिया है कि जो उनके ऊंचाइयाँ भी क्या है, बराबर। मतलब अगर यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट होता है कि अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है ये भी होता है और ये भी होता है, तो इसका ऊंचाई जो होता है वो त्रिज्या के ही बराबर होते हैं। अब ये दोनों का ऊंचाई बराबर है तो ये r है तो ये भी कितना हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से ये भी जो इसका ऊंचाई होगा ये भी यहाँ पे r निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब अगर इसका आयतन का बात करेंगे, इसके आयतन का, तो इसके आयतन का बोला है ना, उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे समझ लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान समझना है। जो आपको यहाँ पे वक्र मतलब क्या होता है, पूरा प्लेन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, गोलाकार रहेगा, ऊबड़ खाबड़ रहेगा, उसको हम लोग वक्र कहते हैं, वो प्लेन नहीं होगा। तो ये नीचे वाला आधार वाला जो पार्ट होता है क्षेत्रफल में, आधार वाला पार्ट होता है वो प्लेन होता है, उसको छोड़कर जो बचता है ये वाला सतह गोले का, अर्धगोले का,
यही सतह जो होता है वो क्या होता है, वक्र होता है। उसी प्रकार से इसके आधार वाला छोड़ के जो ये शंकु का सतह साइड वाला सतह बचता है, यही इसका क्या होता है, यही इसका ये वक्र होता है। अब अगर देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इसका एक तिर्यक ऊंचाई होता है जिसको हम लोग ये एल कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल कहते हैं। अब इसका हम आयतन का बात नहीं करेंगे, किसका, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेंगे। तो देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम सिर्फ वक्र का क्षेत्रफल का बात करेंगे, इसको A1 से दिखा देते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर कहते हैं। पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होते हैं वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये अर्धगोले का है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। शंकु का क्षेत्रफल का बात करेंगे, इसको A2 मान लेते हैं, तो ये होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो यहाँ पर ये एल का जो मान होता है, तब पाइथागोरस थ्योरम से ये एल का जो मान होता है ये होता है एच का स्क्वायर। तो एच यहाँ पे आर ही है, तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 2r स्क्वायर हो जाएगा। आर बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर ही रहेगा, तो √2 इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ से एल का भी मान रख सकते हैं 2 पाई आर, तो आर इंटू एल का मान √2 आर हो जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे तो √2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यही दोनों का अनुपात पूछा है, तो A1/A2 का अगर अनुपात निकाल लेते हैं तो यहाँ से है ये 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे है √2 पाई आर स्क्वायर। अब जो कटने वाला है इसको कैंसल आउट करते हैं, तो बेसिकली जो बच रहा है यहाँ पर 2/√2 बच रहा है। ऑप्शन में 2/√2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं, हर परिमेयकरण कर देंगे। हर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि नीचे का रेशनलाइजेशन बोलते हैं, नीचे का अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाना रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √2 से गुना करना पड़ेगा। √2 से गुना करेंगे 2√2 ऊपर आ जाएगा, और √2 में √2 से गुना होता है तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और ये कट जाएगा एक मरतबे। तो अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, √2 × 1 अनुपात आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन, अब कोई बच्चे यहाँ पर हिला कर फंस देगा कि देख सकते ऑप्शन में ही नहीं है, नॉन अब्दिज मार के आंसर आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान में दे देना है कि अगर ऑप्शन मैच नहीं करता, पहले ट्राई करना है कि ऑप्शन मैच कराए। जब नहीं करेगा तभी जाकर नॉन अब्दिज आंसर टिक करना है। बात क्लियर है। और यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास, देखिए साइकिल में कितने चक्के रहते हैं, 2 चक्के रहते हैं। दोनों चक्के का पहिए का व्यास जो है अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है। एक का व्यास कितना है, तो 66 सेंटीमीटर है, एक का व्यास कितना है, तो 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए दोनों पहिया सबसे पहले बना देते हैं। साइकिल है, एक छोटा है एक पहिया, और एक पहिया क्या है, बड़ा है। व्यास सभी को पता होगा कि व्यास किसको कहते हैं, तो जो केंद्र से होकर जाने वाली एक अंत से दूसरे अंत तक की लंबाई जो होता है उसी को व्यास कहते हैं, यही व्यास होता है। इसका भी व्यास ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ इसका केंद्र है, तो एक अंत से दूसरे अंत तक जाने वाले, केंद्र से होते हुए जाने वाली जो लाइन होता है, जो लंबाई होता है, वही व्यास होता है। अब इसका व्यास, ये छोटा वाला है तो इसका व्यास 66 दिया हुआ है, इसका व्यास 72 दिया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम कोई भी आंसर निकाले तो व्यास के टर्म में कोई भी फार्मूला नहीं होता है, व्यास के पद में कोई भी फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो व्यास के पद में कोई भी फार्मूला नहीं होता है, तो अगर हम इसका त्रिज्या लिख लें, इसका त्रिज्या जो निकल के आएगा इसका आधा होगा, तो 66 का आधा कितना होगा, 33 होगा। इसका त्रिज्या लिखते तो 72 का आधा कितना होगा, 36 होगा। दोनों का त्रिज्या लिख लिए। अब बेसिकली जो बड़े पहिया है, यही वाला बड़ा वाला पहिया है, निश्चित दूरी तय करने के लिए ये कितना बार घूमता है, 1188 बार घूमता है, एक निश्चित दूरी। अब कितना दूरी है वो नहीं पता है, लेकिन संख्या दिया हुआ है कि कितना बार रोटेट कर रहा है। देखिए कोई भी पहिया होता है, चक्का होता है, वो एक चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करता है, उसके परिधि के बराबर दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है, जिसका परिधि कितना होता है, 2πr होता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होता है, 2πr होता है। तो इतना चक्कर में तय की गई दूरी निकालना है, तो इतना से क्या करेंगे, पहले एक चक्कर की दूरी निकालते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं
12 पहिया के एक चक्कर एक बार घूमने दूरी, तो एक बार घूमने में इसका दूरी कितना होगा, इसके परिधि के बराबर, परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr होता है। तो बेसिकली इसका एक चक्कर में इतना दूरी होगा 2πr होगा। तो अगर हमको इतने चक्कर में निकालना है, क्योंकि इतना चक्कर में हमको निकालना है, तो इतना से इसमें क्या करना पड़ेगा, तो 2πr गुने 1188 करना पड़ेगा। 2π को 2π रहता है, r का मान 36 रख देते हैं, अभी कैंसल आउट कुछ भी नहीं करेंगे, बस इतना दूरी तय किया जाएगा पूरे कितने चक्कर लगाने में, 1188 चक्कर लगाने में, ये कुल दूरी। अब देखो दोनों पहिया एक साथ चल रहा है, तो जितना दूरी ये तय करेगा उतना ही दूरी ये तय करेगा, लेकिन इसमें चक्रों की संख्या बढ़ जाएगा, छोटा है तो इसमें चक्रों की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में दूरी तो पता चल गया, जब दूरी पता है और चक्कर की संख्या निकालना है, किसका, चक्कर की संख्या निकालना है, कितने चक्कर लगाएंगे, चक्रों की संख्या, कौन सा पहिया के, छोटे पहिया के, कौन सा पहिया का, हम इतना ज़्यादा लिख नहीं रहे, लिखना जरूरी नहीं है, छोटे पहिए, छोटे पहिए का अगर चक्रों की संख्या निकालना है, तो चक्कर की संख्या निकालने के लिए कुल दूरी को ऊपर में लिख देते हैं और एक चक्कर में तय की गई दूरी को नीचे में लिखते हैं, तो क्या होता है, चक्रों की संख्या तय, एक चक्कर में इसके द्वारा दूरी तय कितना क्या किया जाएगा, 2πr, यही होता है ना, एक चक्कर का मतलब होता है उसका परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और r का मान कितना है 33, तो यहाँ पर 33 रख देंगे। अब यहाँ पर पहले कैंसल आउट करेंगे, उसके बाद देखते हैं 2π से 2π कट जाएगा, ये 11 से जरूर कटेगा, तो 11 से 3 मरतबे ये 11 एक में को, फिर 0 11 88, 3 से ये कटेगा अभी भी, तो 3 से या तो इसको काटे या इसको काटे, जिसको मन है उसको काट सकते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो 12 या 36, 12 12 में कट जाएगा। अब 12 से इसमें गुना होता तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, 0 है तो 96 डायरेक्ट लिखा जाएगा, 12 का में को, तो ये 1296 निकल के आएगा। तो इसमें चक्रों की संख्या जो होगा बढ़ जाएगा 1296। यहाँ सुनिएगा, सबसे पहला काम क्या है कि अगर एक चक्कर के दूरी पहिए का कितना होता है 2πr, उसके परिधि के बराबर होता है। कोई भी पहिया अगर घूमता है तो अगर यहाँ से एक चक्कर ज़मीन पर से चल के आता है तो एक चक्कर में जो दूरी तय करता है उसके परिधि के बराबर होता है, तो 2πr हो गया। अब जितना चक्कर घूमेगा उतना से गुना कर देंगे तो उसका कुल दूरी तय निकल जाएगा। तो ये कितना चक्कर घुमा था 1188, तो उसके परिधि में उससे गुना कर देंगे तो कुल दूरी निकल के आ गया। मतलब इस चक्कर द्वारा कितना कुल दूरी जो तय किया गया, दोनों चक्का एक साथ लगा हुआ रहता है, तो ये जितना कुल दूरी तय करेगा उतना ही दूरी ये भी तय करेगा। और जब कुल दूरी पता है और घूमने की संख्या निकालना है, चक्रों की संख्या निकालना है, तो कुल दूरी को उसके क्या करेंगे, परिधि से भाग कर देंगे। तो इसका परिधि से हम यहाँ पर क्या कर दिए, भाग कर दिए, तो चक्रों की संख्या निकल के आ जाता है। तो चक्रों की संख्या जो निकल के आया कितना 12,296 निकल के आया। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर 6% एक 6% के लाभ पर बेचा जा रहा है और 4% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 रुपये का आ रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए अभी परसेंटेज का बात करते हैं तो परसेंटेज में जो सीपी होता है, परसेंटेज में सीपी हमेशा हम लोग 100 मान के चलते हैं। परसेंटेज का ही यहाँ पे खेला है। परसेंटेज में सीपी 100 मानेंगे तो एसपी, पहला एसपी कितना होगा, 6% का लाभ लेते हैं तो 100 में 6 का वृद्धि हो रहा है। परसेंटेज का मतलब, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य मतलब उसमें 100 में कितने अधिक करके बेच दिए, तो 6 का अधिक करके बेच रहे पर लाभ का मतलब हो जाता है 6 अधिक करके बेचना। तो 6 अधिक करके बेचेंगे तो 106 रुपये हो जाएगा। दूसरा जो एसपी होगा वो 4% है तो 4 अधिक करेंगे तो 104 रुपये होगा। बेसिकली ये दोनों का सीपी में अंतर कितना है, मतलब ये दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, 2 का। यही परसेंटेज में 2 का मान कितने के बराबर दिया हुआ है, तो चूँकि 2 का मान 3 के बराबर दिया हुआ है, 2 का मान कितने के बराबर दिया है, 3 के बराबर दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो परसेंटेज में 2 का मान 3 के बराबर दिया हुआ है, तो परसेंटेज में क्रय मूल्य कितना है, 100 है, मतलब 100 का मान हमको निकालना है। तो
पहले 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 100 का मान निकालना है तो 100 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 3/2 गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यही यहाँ पे कट जाएगा 50 मरतबे, तब 5 कितना 15 हो जाएगा, तो 150 रुपये निकल के आया। तब जो CP निकल के आया वो कितना आया, देखिए जब भी परसेंटेज है तो परसेंटेज का तुलना क्या करना है, एक्चुअल मान से कर लेना है। परसेंटेज का जो तुलना होगा तो परसेंटेज में जो 2 का मान है वो 3 के बराबर दिया हुआ है कि अंतर 3 है। यहाँ पे परसेंटेज में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। 2 का मान 3 के बराबर, तो 1 का मान कितना, चूँकि इसलिए हम लोग जानते हैं कि 1 का मान निकालेंगे 3/2 हो जाएगा। हमको SP चाहिए, SP में परसेंटेज में कितना है, 100 का मान हमको चाहिए। तो 100 का मान निकालने के लिए 100 से इसमें क्या कर देंगे, 1 का मान पता है तो 100 का निकालने के लिए इसमें 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 से गुना कर देंगे तो 150 निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सिंपल तरीका होता है बेसिक। यहाँ पे क्या है कि कितना कम समय में हम क्वेश्चन को बना सकते हैं उस पर ध्यान देना है। तरीका वो अपनाना है जो कम से कम समय में आपको आंसर ला कर दे सके। क्लियर है बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि 200 लीटर का मिश्रण में 15% बोला जाए पानी है। देखिए सिंपल चीज़ है, 15 पानी है तो शेष जो दूध होगा, तो दूध का परसेंटेज सभी को पता है कि 15 पानी है तो 85% क्या होगा, दूध होगा। उसमें क्या मिलाया जा रहा है, दूध की कितनी मात्रा डाली जाए, मतलब इसमें दूध का मात्रा मिलाया जा रहा है। किसका मात्रा मिलाया जा रहा है, दूध का मात्रा मिलाया जा रहा है। तो दूध मिलाया जा रहा है मतलब चीनी का मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो हम कॉन्सेप्ट देंगे उस पर ध्यान देना है, चीनी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सॉरी गलत बोल दिए, जब दूध मिलाया जा रहा है मतलब पानी के मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब जितना पहले पानी था बाद में भी उतना ही पानी है। तो पानी के मात्रा में कोई, तो इसलिए पानी का मात्रा दोनों तो आप क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। देखिए पहले पानी कितना था, 200 का 15% पानी था, तो 200 का 15% कैसे निकलेगा, 200 गुने 15%। अब बाद में भी उतना ही पानी है तो ये बराबर होगा बाद में। अब 200 में कुछ मिलाया गया, क्या मिलाया गया, दूध मिलाया गया। तो दूध का जो मात्रा मिलाया गया उसको x मान लेते, तो 200 + x हो गया। अब इतना लीटर है पानी और दूध। ये पानी अभी भी, अब पानी भी अभी भी बराबर है, इसलिए दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है परिणामी में पर कितना प्रतिशत दूध हो जा रहा है, दूध 87.5% दूध हो जा रहा है। मतलब पानी कितना प्रतिशत बचा है इसमें, अगर हम मिला दे रहे हैं तो दूध का मात्रा इतना हो जा रहा है, तो पानी कितना 12.5% होगा। 100 में ही होता है ना, तो 100 में अगर दूध इतना प्रतिशत है, पानी इतना प्रतिशत है, तो इतना का हम लोग को 12.5% निकालेंगे तो पानी का मात्रा निकलेगा। पहले का पानी का जो मात्रा था वो दोनों को दोनों अभी भी बराबर है, तो इतना का 12.5% निकालना है। प्रतिशत का मतलब सभी को पता है कि 100 होता है तो बट्टे 100 कर देंगे, यहाँ पर भी बट्टे 100 कर देंगे, और सभी को यहाँ पर 100 से 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 200 गुने 15 बराबर 200 + x, यहाँ पर इसको पहले दशमलव हटाते, दशमलव हटाएंगे नीचे में एक 10 आएगा। जो कटने वाला है पहले काटेंगे, तब 5 से अगर 2 मरतबे काटते हैं तो 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 25 मरतबे कटेगा। ठीक है, यहाँ से काट सकते हैं, गुना में रहता है दोनों तरफ, इस तरफ उस तरफ काट सकते हैं। 25 × 8 = 200 होगा, 25 × 8 = 200, और कोई कटेगा नहीं। अब इधर ये 2 बच्चा जो, तो 2 को हम लोग उधर लेके जा सकते हैं, तो 15 8 अगर बात करते हैं तो 15 8 120 हो जाएगा। 120 में 2 से गुना होगा तो 240 निकल के आ जाएगा। 240 200 + x हो गया। हमको x का मान चाहिए, तो 200 को इधर भेजेंगे तो 240 में से 200 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो x क्या मान था, जो दूध का मात्रा मिलाया गया वही पूछा है कि दूध का मात्रा ही पूछा है कि दूध में कितने मात्रा डाली जाए, तो दूध में कितने मात्रा डाली जाए, 40 लीटर डाली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, दूध का प्रतिशत इतना हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही है कि पहले का पानी दूसरे के पानी के क्या कर देना है, बराबर कर देना है, तो उससे हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, दूध का मात्रा निकल के आ जाएगा। पहले 200 लीटर पूरा था दोनों मिलाकर, बाद में उसमें कुछ दूध मिला दिए तो x, वही x मान लिए कि x मात्रा में दूध मिलाए, तो ये जोड़ देंगे तो पूरा मात्रा निकल के आ जाएगा दूध और पानी का। लेकिन अभी पानी का परसेंटेज उतना ही है, तो पानी का मात्रा निकाल लेंगे और पहले वाला पानी की मात्रा क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात किया जा रहा है कि संख्या को 0.25 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उसको 7.2 से गुना कर दिया, मतलब गलत गुना कर दिया। करना चाहिए था 0.2 की हुई संख्या इतना से, लेकिन कर दिया इतना से। और जब वो गलत गुना किया तो कितने का अंतर आ गया,
कितना अधिक हो गया, गुणनफल जो आया इतना अधिक हो गया। देखिए बेसिकली हम मान लेते हैं 0.752 में x से गुना करना था, लेकिन वो किससे गुना कर दिया, तो 7.2 से गुना कर दिया, 7.2 से गुना कर दिया। अब ये इससे गुना करने पर ये इतना से बढ़ जा रहा है, मतलब इसमें जब इतना से गुना कर रहे हैं तो ये इतना से बढ़ जा, मतलब ये दोनों का अंतर जो हो रहा है कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। मतलब 7.2x माइनस 7.72x घटा देंगे तो ये इतना का अंतर से ये बढ़ जा रहा है, तो वही इसका अंतर जो है कितने का हो जा रहा है, 2592 का हो जा रहा है। तो वास्तविक आरंभिक संख्या बताना है कि वो संख्या क्या था। तो अब जैसे x मान है तो यही x का मान निकालना है, तो इसको घटाएंगे तो 0 बचे 8 बचेगा 10 में से। अब यहाँ पर 1 हासिल लेंगे तो 11 आएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 0 हो जाएगा 6x बराबर 2592। दशमलव का जोड़ घटाव भी आपको आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे घटाया कैसे जाता है, तो 20 यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ाने के लिए यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तब उसको घटाते हैं। यहाँ पर 0 लगाए तो 10 में से 8 2 गया 8, यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर हासिल लेंगे तो 11 में से 4 7 जाएगा 4 और यहाँ पर बचा 6। अब ये इधर क्या है, गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में 6.48। सबसे पहले दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाने के लिए दशमलव जहाँ पर हटाते हैं एक अंक 1 लगाते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक होता है उसको 0 लगा देते हैं। ये बेसिकली जरूर कट जाना चाहिए, कितना से, देखो 7 चौका 24 होता है, 4 मरतबे ये जरूर कट जाएगा, कटने वाला ही आंसर दिया होगा। तो ये 4 मरतबे चेक भी कर सकते हैं, 4 से गुना करके 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, 6 चौका 24, 1 25 था, 4 से 1 कट जा रहे तो 4 से कट गया, 4 में 100 से गुना हो जाएगा तो कितना हो गया 400 निकल गया है। तो वास्तविक संख्या क्या था, 400 था, उसी को गुना करना है 0.72 से। बच्चा ने क्या कर दिया कि 7.2 से गुना कर दिया, तो वो संख्या कितना से बढ़ जा रहा है, तो जो बढ़ता है मतलब ये दोनों का अंतर ही है, जो अंतर होगा वही उतना का वृद्धि होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं इंग्लिश में ही, हम इनको समझा देते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दो इंसान है, कोई भी हो सकता है, उनका जो पैसा कमा रहे, जो इनकम हो रहा है, इनकम का दोनों का अनुपात दिया हुआ है, और साथ साथ एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का अनुपात दिया हुआ है कि वो कितना खर्च कर रहे हैं। तो बोला है सेविंग मतलब बचत, तो बचत का अनुपात, बचत दिया हुआ इफ द सेविंग द ईच ऑफ देम, मतलब दोनों लोग प्रत्येक समान बचत कर रहा है, मतलब ए भी 24,000 का बचत कर रहा है, बी भी 24,000 का बचत कर रहा है। देखिए जो बेसिकली इनकम होता है, इनकम जो होता है, इनकम का जो अनुपात दिया हुआ है और जो खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो जो खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो देखिए इनकम में से खर्च को घटाते हैं तो वही बचत होता है, इनकम में से खर्च को घटाते हैं तो वही बचत होता है। अब बोला है कि जो बचत होगा दोनों का समान होगा, जो बचत होगा दोनों का समान होना चाहिए। देखते हैं इनकम में से बचत घटा के, तो यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो दोनों का अनुपात। देखिए कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर बचत का अनुपात समान आ गया, कभी कभी ऐसा होता है समान नहीं आता है, तो किसी एक रेशियो में किसी संख्या से गुना करके तब घटाते हैं, तब बचत समान आता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट आ गया, मतलब ये क्वेश्चन और आसान कर दिया, ये क्वेश्चन क्या किया है और आसान कर दिया। तो आगे से इस बात को ध्यान रखें कि अगर समान नहीं है तो समान बनाना है, यहाँ पर डायरेक्ट ही समान आ गया। ठीक, अब यही 1 का मान रेशियो में, ये 1 का मान जो दिया हुआ है समान आ गया, तो मतलब इस 1 का मान कितना दिया हुआ है 24,000 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, इनकम निकालना है। रेशियो कौन सा इनकम वाला है, ये है, मतलब ये ए का है और ये बी का है। तो ए का रेशियो में ए का इनकम कितना है 2 है, मतलब 2 का मान चाहिए। तो 2 चूँकि 1 का मान है इसलिए 2 का मान निकालेंगे तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो 48,000 हो जाएगा। तो ए का इनकम कितना हो गया 48,000। रेशियो में बी का मान कितना है इनकम में 3 है, तो यहाँ पर 3 का मान निकालेंगे तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा, तो 24 या कितना 72 होता है, तो इसका 72,000 हो जाएगा। तो बी का इनकम कितना हो जाएगा 72। हमको पूछा किसका इनकम है, ए का ही इनकम सिर्फ पूछा है, तो ए का इनकम कितना होगा 48,000 होगा।
फिर से एक बार समाधान सुनिएगा। अगर ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो आपको कॉपी पेन का बहुत कम यूज होने वाला है, कॉपी पेन का बहुत कम यूज होने वाला है। देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर, खर्च, जो पैसा कमा रहे हैं, जो हम लोग का आय है, ये इसको आय कहते हैं, इसको खर्च कहते हैं। तो आय जो है और जो खर्च है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो आय में से खर्च को घटाते हैं तब बचत बनता है, आय में से खर्च को घटाते हैं तब बचत बनता है। बेसिकली क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का बचत समान है। तो अगर ये अनुपात दिया हुआ है और घटाने के बाद दोनों तरफ ये समान आ रहा है तो ठीक है, आसान हो गया क्वेश्चन। अगर घटाने के बाद ये समान नहीं आ रहा तब पहले क्या करना है, किसी आय में किसी से संख्या से गुना कर दो या खर्च में किसी संख्या से गुना कर दो और तब घटाओ। और घटाने के बाद यह बराबर हमेशा आना चाहिए। जब तक बराबर नहीं आता ऐसे ही सोचना है क्या चीज़ से गुना करेंगे तो ये अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब बराबर आए तो वही जो बराबर आएगा घटाने के बाद ये दोनों तब जो बराबर आएगा वही मान बराबर होगा किसके, इसके बचत के। तो वही रेशियो में एक का मान, अगर यहाँ पर 2:2 आता तो फिर भी लिखते 2 का मान 48, तो 1 का मान निकाल लेते और तब जाके इसका मान इसलिए पर निकाल लेते। इनकम का ही निकालना था, खर्च का निकालना था तो इसमें 1 से गुना करते थे उसका खर्च निकल जाता, 2 से गुना करते थे दूसरे का खर्च निकल जाता। तो जिसका निकालना रहेगा फिर उसके अनुपात से गुना कर देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे इनकम का मान निकालना था, तो ए का इनकम में अनुपात में कितना है, 2 है तो 2 का मान निकालना था। बी का अनुपात में कितना है, 3 था, 3 का मान निकालना था। दोनों का मान निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ था सिर्फ ए का इनकम, तो ए का इनकम जो हो गया 48,000 निकल के आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एक कक्षा में, एक क्लास में लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12। देखिए यहाँ पर अधिक का बात बोला है, ये नहीं बोला है कि 12% है। तो देखो बॉय को बी से दर्शा लेते हैं, बॉय को बी से दर्शाते, बी जो है बॉयज जो है लड़कों की जो संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है, ये जो लड़कियों की संख्या है इससे 12% अधिक है। जो लड़कियों की संख्या 12% अधिक का मतलब 100 में 12 अधिक, परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर। तो 100 में 12% अधिक मतलब कितना, 112 होगा। और परसेंटेज का मतलब बट्टे में क्या होता है 100, तो 112 बट्टे कितना 100 हो जाएगा। तो यही बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों का और लड़की की संख्या का अनुपात, लड़की नीचे जाएगी तो यहाँ पे जी नीचे आ जाएगा, गुना में तो बी बटे जी जो होगा 112 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैंसल आउट जो हो रहा है काट देते हैं, तो काटेंगे इसको तो ये 56 मरतबे कटेगा, ये 50 मरतबे कटेगा, अभी और कटेगा ये, तो ये यहाँ से 28 मरतबे कटेगा, ये 25 मरतबे कटेगा। अब तो नहीं कटेगा, ये कितना निकल के आ गया 28:25 निकल के आ गया। इस तरह से बहुत आसान तरीका से ये आंसर निकल के आ गया। और देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान देना है क्वेश्चन में अगर यहाँ पर सिर्फ बोलता कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 12% है तब क्या लिखा था, बी बराबर जी गुने 12% मतलब 12/100 हो जाता है। लेकिन बोला है 12% से अधिक है, मतलब अधिक कितना 100 में अधिक होगा परसेंटेज में, तो 100 में 12 अधिक होगा तो 112 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस ये परसेंटेज का खेला है, परसेंटेज आपको अच्छे से आता है तो आंसर निकालने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो आज का सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उसको अलग से आपको वीडियो बना दिया जाएगा। बशर्ते आपको करना क्या है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं और उस पर भी व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं।